नमस्कार। दृष्टि एचएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, लोकतंत्र कोई सिस्टम लेकर के नहीं आता है। यदि किसी समाज के लोगों के विचार लोकतांत्रिक है, वहां का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, यदि उसमें लोकतंत्र के एलिमेंट्स हैं, यदि वहां के जो लोग हैं उनकी जीवनी में भी लोकतंत्र है, तो सिस्टम यदि भले ही दमनकारी हो जाए, सिस्टम को जो लोकतांत्रिक जो एलिमेंट है, यदि आप उनको सभी को हटा दें, पूरे सिस्टम को यदि तानाशाही सिस्टम बना दें, तो भी वो जो कल्चर है वो अपने आप को चेंज करके वापस लोकतंत्र की तरफ एक ना एक दिन जरूर आएगा। सो लोकतंत्र कोई ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो अपने आप में यूनिवर्सल हैं, और यदि वो विचारों में है, समाज के विचारों में, लोगों के विचारों में, कल्चर में उसके एलिमेंट हैं, तो जो सिस्टम जो रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये समाज चलेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये देश चलेगा, जहां पर ये लोग रहते हैं, वो अपने आप ही डेमोक्रेटिक हो जाएगा धीरे धीरे। और भारत भी एक ऐसा ही कल्चर है। बहुत शुरुआत से भारत की संस्कृति देखेंगे, समाज देखेंगे, लोगों के विचार देखेंगे, तो हजारों सालों से हमारे जो विचार है वो लोकतांत्रिक ही रहे हैं। इसीलिए वैदिक काल से अभी तक देखेंगे तो सभा की हमारे यहां पर सभा का कल्चर रहा। उसके बाद आप जब इनफैक्ट मॉडर्न टाइम में भी आएंगे तो हमारे जो आंदोलन रहा आधुनिक काल में, मॉडर्न टाइम्स में, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो रहा, उसमें भी लोकतांत्रिक एलिमेंट्स ही थे, और आजादी के बाद से भी अभी तक लोकतांत्रिक एलिमेंट्स ही हैं। जैसे कि एक समय पर, किसी समय जब इमरजेंसी को इंपोज किया गया, तब भी लोगों ने उस सिस्टम को अपोज किया, सरकार को अपोज किया। और ऐसा ही अभी कुछ छात्रों ने अपना प्रदर्शन रखा, और छात्रों के अनुसार जो ये आंदोलन था जंतर मंतर पे 2026 वाला जो आंदोलन था, वो कुछ इसी डायरेक्शन में था कि क्योंकि पेपर का मुद्दा है, और ये मुद्दा उन्होंने एक स्पेसिफिक मुद्दा उठाया, द इशू बेस्ड, और इस इशू बेस्ड मुद्दे ने डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, और मजबूत करने के लिए अपना पक्ष रखा, और जो उनके जो विचार जो थे वो लोकतांत्रिक विचार की तरफ आगे अग्रसर हुए। अब देखिए, ये जो जंतर मंतर का इस बार का जो प्रोटेस्ट था 2026 का, और उसी के साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया, इसमें कुछ मूलभूत अंतर आए हैं भारत की राजनीति में, और आने वाले समय में यकीनन ये जो डिफरेंसेस हैं ये और भी मजबूत होंगे, और भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे। अब क्या रहा, कैसे रहा, इसका थोड़ा सा हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, और एक विश्लेषणात्मक जो इसकी जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो देखेंगे। देखिए, पहले हम थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी भी लोकतंत्र में यदि कोई आंदोलन हो तो एक दिन में होगा। उसकी पृष्ठभूमि धीरे 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 सेट होती है, जिसको हम बोलते हैं सिमरिंग डिस्कंटेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1857 की जो क्रांति है, उसका इमीडिएट कोज क्या था? उसका इमीडिएट कोज आप बोलेंगे कि जो कारतूस था उस पे गाय और सुअर की चर्बी थी, और वहां से शुरू हुआ था आंदोलन। लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो बारूद है, वो बहुत पहले ही बिक चुका था, और उसके कारण जो धीरे धीरे जो गुस्सा था, जो सिमरिंग डिस्कंटेंट था, उसके कारण वो उस आंदोलन ने इतना भयावह रूप धारण किया, और वो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला। ऐसा ही कुछ ये जो आंदोलन था इसके साथ रहा। इसका जो रूट कोज है वो जस्ट नीट में होने वाली धांधलेबाजी नहीं है, नीट परीक्षा में केवल ये धांधलेबाजी जो सिस्टमेटिक रूट और जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है एजुकेशन सिस्टम में, उसके खिलाफ थी। क्योंकि आप देखिए, एसएससी में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे कि जिसमें करप्शन की बातें की गई। उसी के साथ साथ 2024 का नीट का मुद्दा, उसी के साथ साथ 2026 के नीट का मुद्दा, उसी के साथ साथ स्टेट लेवल के एग्जाम में करप्शन, और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल इसी सरकार के खिलाफ, जितनी पिछली सरकारें भी रही है, 2004, 5, 11, आप और भी इतने सारे करप्शन और जो स्कैम है परीक्षाओं में, आप उन सभी को लीजिए, और अभी तक ये जो फाइनल जो कल्मिनेशन है ये रिफॉर्म की तरफ है कि आप सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाइए, सिस्टम को इतना डेमोक्रेटिक बनाइए, इतना ओपन कीजिए सिस्टम को, ताकि कोई भी धांधलेबाजी उसमें ना हो सके, कोई भी करप्शन ना हो सके। तो इतने समय का जो गुस्सा था, वो छात्रों की तरफ से असंतोष वो अभी देखने को मिला था। और ये जो असंतोष था, ये व्यवस्थागत जो भ्रष्टाचार है और जो करप्शन है, जो परीक्षा पद्धति है, उसके खिलाफ था। उसी के साथ साथ जब इसकी शुरुआत देखते हैं तो वो थी 20 तारीख को। तो 20 तारीख को जो सोनम वांगचुक का जो विरोध रहा था सरकार के खिलाफ, और जो उनको जबरदस्ती सरकार उठा करके वहां से लेकर के गई थी, उसके बाद संसद मार्च की शुरुआत हुई, और उसके बाद ये आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचा।
उसके बाद सिस्टमेटिक यदि आप देखें, व्यापक यदि विस्तार देखें, तो ये हुआ पुलिस की हिंसा के बाद। और पुलिस ने, क्योंकि अब ये जो प्रोटेस्ट मार्च थी, इसमें एक मेन पॉइंट ये भी रहा कि क्योंकि छोटे बच्चे थे, छात्र थे, 15 से 20 साल की उम्र के थे, और यदि उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है तो ये जाहिर सी बात है एक इमोशनल मुद्दा भी बनेगा। तो लोगों का भी और आम जन समुदाय का भी कनेक्ट इस आंदोलन के साथ रहा। और ये केवल और केवल एक एग्जामिनेशन प्रोटेस्ट ना रह करके ये भी प्रोटेस्ट हो गई कि सिस्टम अपने आप को सुपीरियर समझता है, लोगों से भी ज्यादा बड़ा समझने लग गया सिस्टम। इसीलिए सिस्टम और जो पॉलिटिशियंस जो थे, मतलब पावर के अगेंस्ट, जिन्होंने पावर को अपने हाथ में रख रखा है, उनके अगेंस्ट भी ये जो प्रदर्शन है ये आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी टाइमलाइन रही। अब देखिए, पुलिस की जो दमनकारी जो कार्रवाई थी, ये तो आपको पता है कहां से भड़की आग, क्योंकि पैलेट का प्रयोग भी किया गया था, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया अभी। और बिना किसी उकसावे के जो क्रूर जो लाठीचार्ज किया गया था और आंसू गैस के जो प्रयोग किया गया, देखिए एक मैच्योर्ड जो पॉपुलेशन है, एक मैच्योर्ड प्रोटेस्टर की यदि सभा है, उसमें आप ऐसा करते हैं, यदि ये जो प्रोटेस्ट है, यदि ये राजनीतिक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा है, उसके ऊपर लाठीचार्ज करे, बनता है। आंसू गैस के गोली यूज करे, बनता है। आप पैलेट गन का यूज करें, ठीक है, बनता है। वॉयलेंट यदि भीड़ वॉयलेंस कर रही है तो बनता है, लेकिन छात्रों पे बिल्कुल भी नहीं बनता। इसको किसी भी सेंस में जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। उसी के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो 50 से 60 वर्ग के कुछ बुजुर्ग थे और महिलाएं जो थी, उनके ऊपर भी हाथ उठाए गए थे, बल का प्रयोग किया गया था। उसी के साथ साथ जो छात्रों का जो प्रतिरोध रहा था वो काफी सराहनीय था, और इससे कुछ शिफ्ट्स आए हैं। सबसे पहला शिफ्ट क्या है? इरोजन ऑफ द फियर। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप सोचिए इस इवेंट के बाद और इस घटना के बाद अब अगले यदि कोई आंदोलन होंगे तो किस प्रकार से रहेंगे? क्या पुलिस से, प्रशासन से क्या कोई भी डरने वाला रहेगा? नहीं। यदि उनकी डिमांड लेजिटिमेट है तो फियर उनके मन में अब आएगा ही नहीं सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम की जो लाचारी थी वो इस प्रोटेस्ट में, और वो भी बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा सिस्टम को बिल्कुल लाचार कर दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है द इरोजन ऑफ द फियर, कि हो सकता है सरकार बल का प्रयोग करे। दूसरा, यदि आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह आता है कि नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया है इस प्रोटेस्ट में। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिक नेचर था। ऐसा नहीं है किसी ने फंडिंग की थी, ऐसा नहीं है कि मोबिलाइज किया था, ऐसा नहीं है कि पैसे दे करके उन छात्रों को बुलाया गया था, बिल्कुल इसका ऑर्गेनिक नेचर था। और जो कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको शुरुआत में ये कहा था कि हो सकता है कि जो फॉलोवर्स वो पैसे दे करके बुलाए हो, वो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गए, नहीं, वो फॉलोवर्स ऑर्गेनिक थे। सरकार ने भी इस चीज को नजरअंदाज किया, और नजरअंदाज करके गलती हुई। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप देखिए कि डिफाइंड जो मैसेज है वो कितना क्लियर है, और किस तरीके से खिल्ली उड़ाई गई इस मूवमेंट में। जो सिस्टम था, पुलिस सिस्टम, प्रशासन, उनकी खिल्ली किस तरीके से उड़ाई गई। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है हिलेरियस, मजाक उड़ाया गया, बिल्कुल क्लियर मजाक। ठीक है, आपने लाठीचार्ज किया, आपने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस वालों की किस तरीके से, प्रशासन की किस तरीके से मीम्स बनाए गए, उससे प्रशासन में भी बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था नर्वसनेस। तो ये क्लियर मैसेज है कि आप जो प्रोटेस्टर आने वाले समय में भी, यदि उनका मुद्दा ठीक है और सरकार उनके मुद्दे को उठा नहीं रही है, मान नहीं रही है, सुन भी नहीं रही है, बात करने का भी प्रयास नहीं कर रही है, तो जो उनके मन में जो फियर है, अब अगले आने वाले जितने भी प्रोटेस्ट रहेंगे उनमें तो नहीं आने वाला, जाहिर सी बात है। उसी के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड, हम बोलते हैं ना कि कोई भी यदि प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट में सबसे खास बात होती है कि लीडरशिप होनी चाहिए वहां पर। यदि लीडरशिप नहीं है तो हो सकता है वो मूवमेंट डिसऑर्गेनाइज हो जाए। लेकिन यहां पर देखिए डिसेंट्रलाइज्ड, ये जो मूवमेंट थी डिसेंट्रलाइज नहीं थी। कोई एक ऐसा कोई विशेष मसीहा था नहीं जो इसको आगे की तरफ लेके जा रहा था, कोई सामूहिक नेतृत्व नहीं था, पूरा डिसेंट्रलाइज थी। और ये एक अद्भुत उदाहरण है कि डिसेंट्रलाइज्ड जो प्रोटेस्ट है वो भी सक्सेसफुल हो सकती हैं। उसी के साथ साथ आप देखें तो यदि हम कंपेयर करें इसको 2011 से, तो सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि ये जो प्रोटेस्ट रहा, इसने मुद्दों को उठाया है लोकतंत्र में। हम इस बात में चर्चा करते हैं ना कि पहले जितने भी वो रहे हैं उसमें कोई भी इश्यू नहीं उठाते हम, अब कोई मुद्दे उठाते ही नहीं। हम यदि वोट देंगे तो धर्म के नाम पर देंगे, जाति के नाम पर देंगे, कभी कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। या फिर किसी को एक पर्सनैलिटी को देख करके, या पॉलिटिकल पार्टी को भी बाद में देखते हैं, एक पर्सनैलिटी को देख करके वोट देते हैं। तो इश्यू बेस्ड यदि वोटिंग हो, लोकतंत्र में आवाज उठे, मुद्दे उठे, तो वो ज्यादा बेहतर है। और इश्यू भी बिल्कुल फाइन ट्यून किए गए हैं। पहले जैसे 2011 में जो आंदोलन हुआ था उसमें मुख्य जो फोकस और मेन पॉइंट था भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, ठीक है ये एक मुद्दा है, लेकिन उससे भी बारीक अपना फोकस कर दिया गया यहां पर
कि भ्रष्टाचार भी परीक्षा में, मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म लेकर के आने हैं, और एजुकेशनल में भी जो परीक्षा है, जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड संबंधित है, आप उन पे फोकस कीजिए, उनको ठीक कीजिए। वहां पर जो उसमें इरेगुलरिटीज हैं उनको आप दूर करिए, विस्तार कीजिए शिक्षा का। उसी के साथ साथ युवाओं में जो बेरोजगारी है उसको दूर करिए, मतलब इशू बेस्ड हो गया, और वो भी स्पेसिफिक इश्यूज। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और आने वाला जो समय है उसमें यदि ऐसे इश्यूज वोटिंग के दौरान या फिर इलेक्शन के दौरान आते हैं तो ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, क्योंकि लोगों में जाहिर सी बात है जागरूकता बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, और उसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी होगी, राजनेताओं की भी अकाउंटेबिलिटी और प्रशासन की भी अकाउंटेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी में यदि अकाउंटेबिलिटी इस प्रकार से आए कि जनता इशू बेस्ड इलेक्शन में वोट देने का प्रयास करे और अपने जो नेता उनको अकाउंटेबल ठहराए, तो लोकतंत्र तो मजबूत होगा ही, साथ में समाज भी मजबूत होगा, सिस्टम भी मजबूत होगा। उसके साथ साथ ऑपरेशनल बेस्ड अन्ना हजारे की जो मूवमेंट थी उसमें स्पष्ट सेंट्रलाइजेशन, कि उनमें केंद्रीय नेता थे जैसे अन्ना हजारे हो गए, उन्हीं के साथ साथ और आसपास में भी नेता थे जैसे केजरीवाल हो गए, लेकिन यहां पर कोई भी इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड इसका नेतृत्व था नहीं। इसका जो अप्रोच थी वो डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत थी इसकी, क्योंकि छात्रों का आंदोलन था, ये अलग अलग नागरिकों का समूह था, तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच ये बहुत बड़ी चीज है। और ये संभव कैसे हुई? ये संभव हुई ऑनलाइन डिजिटल मीडियम के माध्यम से। जैसे कि ये देखिए, संगठन एवं माध्यम, जो पहले जो 2011 में जो आंदोलन था उसमें टीवी मीडिया का रोल था, मुख्य धारा के समाचार और उन सब का रोल था, लेकिन यहां पर अब इनमें से किसी की जरूरत ही नहीं। हो सकता है कि आप मेन लाइन जो मीडिया है आप उसको आप अपने पक्ष में रख ले, सरकार रख ले, या फिर कोई भी जैसे आंदोलनकारी है उनका पक्ष ले मीडिया, लेकिन अभी डिसेंट्रलाइज है सारी चीज। इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, मीम्स, यूट्यूब, कोई भी उसमें रील डाल सकता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर जो ये नेटवर्क बना है, इसने आंदोलन को और मजबूती दी है, क्योंकि कोई भी उसमें वीडियो अपलोड कर सकता है। उसी के साथ साथ प्रतिभागी एवं जनाधार, जैसे 2011 में जो आंदोलन था उसमें उसका जो मेन जो बेस था वो था मध्यम वर्ग, और उसी के साथ साथ सामाजिक जो कार्यकर्ता और एनजीओ थे। लेकिन यहां पर छात्र, युवा और अभिभावक, और ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये यदि देश का जो युवा है वो जागरूक रहेगा, वो आगे डायरेक्शन में देखेगा कि आने वाला समय कैसा रहेगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। यदि उसके बारे में विचार करता है, इश्यूज के बारे में बात करता है, तो देश का जो आने वाला जो समय रहेगा वो यकीनन अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटेबल ठहराएंगे सिस्टम को भी, नेताओं को भी, और जब अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं तो सारी की सारी जो चीजें सिस्टम में वो ठीक होती हैं। उसी के साथ साथ जब सरकार की जो प्रतिक्रिया देखेंगे तो सरकार की प्रतिक्रिया लोकतंत्र में अपने ही नागरिकों के ऊपर कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करना होता। वो आखिरी वो बचता है कि यदि वॉयलेंस पे आ जाए तो सिस्टम इस तरीके से कर सकता है। लेकिन जो सरकार की प्रतिक्रिया रही है 2011 में वो वार्ता वाली थी, उसी के साथ साथ जो संसदीय चर्चा ये भी सिस्टम रहा। लेकिन अभी जो शुरुआती चरण में जो भारी पुलिस कार्रवाई की थी कि सिस्टम जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद जिस प्रकार से पैलेट का उपयोग किया गया, छात्रों ने जैसा प्रतिरोध किया, उसके बाद आंदोलन को किस तरीके से जो कोकरोच जनता पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने आंदोलन को आगे की तरफ लेके गए, जनता जो थी उनमें आक्रोश आया, जनता भड़कनी शुरू हुई। तो उसके बाद सरकार ने जो है अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे इस्तीफा मांगा और फाइनली छात्रों की जीत हुई। अब देखिए, केवल छात्रों की जीत नहीं है, ये इस बात पे है कि क्योंकि हम जो जनता है वही जनार्दन है, और वही चुन करके मिनिस्टरों को लेकर के आती है, वही प्रधानमंत्री को, वही एमपी एमएलओ को। तो यदि जनता चाहती है तो जनता उनको वापस भी बुला सकती है। तो एक जो डिबेट है राइट टू रिकॉल, कि हम जब चाहें, जब अपने जो प्रतिनिधित्व जो हमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उनको जब चाहें जब वापस बुला सकते हैं। तो राइट टू रिकॉल ये भी डिबेट आ सकती है आने वाले समय में। तो दिस इज द राइट स्टेप। ऐसा नहीं है कि इस मूवमेंट से किसी को कुछ भी नहीं मिला, ये मूवमेंट यूजलेस था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आने वाले समय में जो लोकतंत्र है वो और मजबूत होगा, और ये हमारे सिस्टम, हमारा कल्चर, हमारे समाज, हमारे लोगों की थिंकिंग, और इतने सदियों से और इतने हजारों सालों से जो भारतीय जो संस्कृति बनी है उसके अंदर जो एलिमेंट है लोकतांत्रिक, ये उसका योगदान है। बस मीडियम चेंज हुआ है, डिजिटलाइज वे में चीजें गई हुई है। और आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।